सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। क्वेश्चन नंबर 7.1 गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहला है स्फीयर, सिलेंडर, दूसरा है सिलेंडर, तीसरा है रिंग, चौथा है क्यूब। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है, बट ऑलवेज फिर पूछा है कि डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी नेसेसरी लाई इनसाइड द बॉडी। तो सेंटर ऑफ मास में आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, मैंने हमेशा मास के अंदर ही नहीं रहता है। एज फॉर एग्जाम्पल रिंग का देख सकते हैं आप, हॉलो स्फीयर का देख सकते हैं, हॉलो सिलेंडर का देख सकते हैं कि मास नहीं है वहां पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। हॉलो क्यूब हो गया उसमें भी, तो ये चीज होगा। इसका आंसर क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास जो है इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी नेसेसरी लाई इनसाइड द बॉडी, ऐसा नहीं होगा, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, अर्थात मास जहां नहीं है वहां पर सेंटर ऑफ मास इसका लाई करेगा। तो ये फिगर देखिए आपका क्लियर करेगा। क्यूब भी है उसमें, जैसे क्यूब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हॉलो क्यूब की हम लोग बात कर रहे हैं, हॉलो क्यूब। इसका जो डायगोनल जो कट करेगा उस पॉइंट पर होगा। क्वेश्चन नंबर 7.2 इन द HCl मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इज अबाउट 1.27। तो देखिए HCl जो है यहाँ पर H और Cl के बीच में ये आपका जो सेपरेशन है 1.27 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है यहाँ पर, 1.27 और निकालना है। और यहाँ पर दिया हुआ फाइंड द सेंटर ऑफ मास तो है ही है उस, तो 1.27 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है इनके बीच सेपरेशन। और एक और डाटा आपको सप्लाई किया गया है कि क्लोरीन एटम का जो मास है, मास ऑफ क्लोरीन एटम वो जो है 35.5 टाइम्स जो है मास ऑफ हाइड्रोजन है। ये ध्यान रखना है। देखिए हम लोग ऐसा जानते कि एक बार तो ध्यान देना होगा कि चूंकि ये हैवी है तो सेंटर ऑफ मास आपको इधर ही लाई करेगा। मान लीजिए अगर हम लोग x मान लें तो आपका पहले से फार्मूला है m1 m2, तो डायरेक्ट आप लोग टेक्निक हम जानते हो कि यहाँ पर कैसे निकालते हैं। तो देखिए इससे अगर आप निकालना चाहते हो तो इसका मास छोड़ दीजिए, दूसरे का ले लेंगे, और ये सेपरेशन है अगर d तो d बाई m1 प्लस m2। आप थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं इसको। यहाँ से अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका मास छोड़ देंगे, दूसरे का ले लेंगे और पूरे सेपरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर m2 हो गया आपका, यहाँ पर m क्लोरीन इंटू d बाई m हाइड्रोजन प्लस m क्लोरीन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक सेंटर ऑफ मास यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो m क्लोरीन के जगह आप चाहें तो रख सकते हैं 35.5 मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1.27 एंगस्ट्रॉम, और ये हो जाएगा आपका m हाइड्रोजन प्लस 35.5 m हाइड्रोजन, कितना होगा 35.5 है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए m हाइड्रोजन कॉमन लेके कॉम काट दें, इंटू 1.27 एंगस्ट्रॉम बटा 36.5 हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना आ जाएगा, 1 अप्रोक्स ले लेते हैं हम लोग, 1.24 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस तरह हम लोग बनाएंगे। 7.3 A child sits stationary at one end of long trolley moving uniform with a speed v on a smooth horizontal floor. If the child gets up and runs about on the trolley in any manner, what is the speed of the center of mass of the trolley plus child system? देखिए अगर हम लोग ट्रॉली मान लीजिए यहाँ पर ट्रॉली अगर हम लोग ले लें और ये V से जा रहा है और इस पर इसके अंदर इसमें अगर बच्चा है यहाँ पर देखिए, तो अगर दौड़ना शुरू करेगा माने उठता है और दौड़ने लगता है, तो देखिए ध्यान देना होगा। जैसे मान लिया सपोज कीजिए कि इसके चलने के कारण तो इसके बीच और इसके बीच में फ्रिक्शन जैसा वर्क करेगा,
लेकिन हम लोग को ध्यान देना होगा कि बॉय और ट्रॉली को दोनों को एक सिस्टम मानना होगा। तो इंटरनल फोर्स के कारण सेंटर ऑफ मास जो है चेंज नहीं होता है, ये समझना होगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज रहेगा। सेंटर ऑफ मास जो है रिमेन्स अनचेंज रहेगा, अनचेंज रहेगा, क्योंकि हम लोग उसको काउंटर नहीं करते हैं। जो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल जो भी फोर्सेज होगा उसको काउंटर नहीं किया जाता है। सो दैट 7.4 है, सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल कंटेंट बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर मान लिया जाए ये आपका ए है और ये बी है, अगर हम लोग इसको पैरेललोग्राम बना दें कैसा फिगर होगा, देखिए यहाँ पर इस तरह होगा। तो देखिए इसको हम लोग मिला दे रहे हैं यहाँ पर, और जानते हैं हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जानते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, ए क्रॉस बी का मॉड होता है। देखिए लेकिन देखिए ध्यान देना है यहाँ पर, ये आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का हम एरिया निकालने के लिए इस पर परपेंडिकुलर एक ले लेते हैं, और ये एक थीटा ले लेते हैं यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच में। तो आप अगर मान लीजिए ए बी सी अगर ट्रायंगल यहाँ पर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ इनटू बेस है आपका, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, और बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा हो जाएगा, ये बी साइन थीटा हो जाएगा। तो बी साइन थीटा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हाफ, और देखिए ए क्रॉस बी का मॉड लिखा जा सकता है। तो यहां पर ध्यान देना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है क्या हो गया, हाफ। ऐसे तो जस्ट इसी को करना है कि हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, जस्ट यही हम लोग को लाना था। यहाँ पर एक और चीज हम लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए ये भी हम लोग कर सकते हैं, ये प्रूफ करना था ये वाला, लेकिन एक और एडिशनल यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। 7.5 so that A dot B cross C is equal in magnitude to the volume of the parallelepiped formed on the three vectors A B C। देखिए आपको दिखाना है इसका जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर है, A डॉट बी क्रॉस सी, A डॉट बी क्रॉस सी, इसके बराबर करना है, किसका, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, ये दिखाना है। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कितना होगा, तो ये एरिया ऑफ बेस होता है, एरिया ऑफ बेस। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर पैरेललोग्राम है, ये जो एरिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ बेस क्या है, पैरेललोग्राम, और इनटू हाइट। तो आप देख कितना होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बी क्रॉस सी का मॉड हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए ये हाइट चाहिए हमको, ये जो है हमको हाइट चाहिए, देखिए ये वाला। तो ये अगर हम एंगल मान ले थोड़ा देर के लिए फाइव, तो कितना होगा, देखिए ये जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पर हाइट कितना हो जाएगा, ए कॉस, इसके बेस यहीं तक, देखिए इसमें देखिए ये वाला हाइट हो जाएगा आपको, या किसी पर भी ले सकते हैं, यहाँ भी आएंगे तो उतना ही होगा क्योंकि एक ही प्लेन में है। तो ये हो जाएगा आपका ए कॉस फाई के बराबर, ये इंटू ए कॉस फाई।
देखिए यहाँ पर मान लीजिए तो वेक्टर हो गया, जैसे पी क्यू कॉस थीटा, तो पी डॉट क्यू हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा जा सकता है। तो देखिए किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हो गया। देखिए यहाँ पर हाइट में टी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम लोग, बहुत इजी है। यहाँ पर आप हाइट यहाँ तक भी दर्शाएंगे तब भी हो जाएगा। 7.6 फाइंड द कंपोनेंट अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सेस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। कुछ सैम्पल दिया हुआ आई के फॉर्म में, हम लोग इसको एल मानेंगे, ऑफ द पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज आर विथ components x y z and momentum is p with components px py pz, so that if the particle moves only in the xy plane, the angular momentum has only a z component। देखिए कैसे इसको बनाएंगे, यहाँ दिया हुआ है 7 पॉइंट, ये हो गया आपका 6 हो गया। तो देखिए r दिया हुआ है xi वाई जे और जेड के, ये दिया हुआ है एक्स वाई जेड उसका पोजीशन। और क्या दिया हुआ है आपका, कंपोनेंट दिया हुआ है पी का, पी एक्स आई पी वाई जे और पी जेड के। एल को भी हम लोग मान ले यहाँ पर, एल को भी लिया जाए एल एक्स आई एल वाई जे एल जेड के। तो एल बराबर क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है, आर क्रॉस पी। कैसे लेंगे हम लोग, देखिए आई और आई वाले को बंद कर देंगे, क्या होगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, माइनस जे वाले को ढक देंगे एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, और के वाले को ढक देंगे एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं आप, यहाँ से इक्वेट करें हम लोग, देखिए आई के बगल में एल एक्स हो जाएगा पूरा, तो एल एक्स कितना हो गया आपका वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, और एल वाई कितना हो जाएगा आपका एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, और एल जेड कितना हो जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न एडिशनल, एक तो क्वेश्चन आपका बन गया, इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है, सो दैट इफ द पार्टिकल मूव्स ओनली इन द एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में होगा तो क्या होगा, जेड 0 हो जाएगा और पी जेड भी 0 हो जाएगा। तो देखिए अब एल एक्स में हम लोग देखते हैं, अगर ये दोनों में से कोई देखिए 0 होना चाहिए आपका, पी जेड देखिए ये 0 हो जाएगा और जेड भी 0 है तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह एल वाई में चलेंगे हम लोग, पी जेड और जेड ये भी 0 हो जाएगा, और एल जेड में हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, एल जेड में देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो एक्स इसमें देखिए नहीं है यहाँ पर, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। देखिए तो अब देख सकते हैं यहाँ पर ये बोल रहा है यहाँ पर कि अगर सो दैट इफ द पार्टिकल्स मूव्स ओनली इन एक्स वाई प्लेन द एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली इन जेड कंपोनेंट। देखिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनली जेड कंपोनेंट ही होगा, अगर एक्स वाई प्लेन में चलेगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एल एक्स 0 हो जाएगा, एल वाई 0 हो जाएगा, तो एल जेड कितना हो जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, अर्थात ओनली जेड कंपोनेंट आपका एल एक्स एल जेड हो जाएगा। देख सकते हैं आप आंसर दोनों हो गया। 7.7 2 particles each of mass m and speed v travels in opposite direction along parallel lines separated by a distance d, so that the angular momentum vector of the two particle system is the same whatever be the point about which the angular momentum is taken। तो देखिए यहाँ पर जो कह रहा है, पहले उसको लोग फिगर से देखें 7.7। देखिए 2 पैरेलल्स लाइन है यहाँ पर और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन। देखिए हम यहाँ पर एक मान लिए P1 आपका मास m है और ये आपका V है, एक ठो मान लिया जाए यहाँ पर P2 है और ये आपका इधर हो गया V है, मास उसका m है। और हम लोग देखिए कहीं पर रिफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ओरिजिन ले लें यहाँ पर, तो कह रहा है कि रिफरेंस पॉइंट से इंडिपेंडेंट होगा
ये प्रूव करना है आपको, व्हाट एवर विद द पॉइंट अबाउट विच द एंगुलर मोमेंटम इज टेकन। तो इसके अबाउट लेकर के देखिए आप, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं डी, दोनों के बीच से सेपरेशन है यहाँ पर डी, और ये मान लीजिए हम यहाँ से आर ले लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर मिलाएंगे हम तो ये R1 हो जाएगा, और इसको अगर मिलाएंगे तो R2 हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर इसके लिए हम लोग L1 निकालें तो कितना होगा, तो आपको समझना होगा कि लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसका हम निकालेंगे तो क्या होगा, mv, जो कि अगर आप कंपोनेंट से लेते हो उसी जस्ट उसी के बराबर। देखिए यहाँ परपेंडिकुलर हम लोग लिए हुए हैं यहाँ पर, ये चूंकि डी है और ये आर मान लिए हम लोग, तो क्या होगा यहाँ पर आर प्लस डी ले लेते हैं, और फिर इसके लिए हम लोग ले L2 कितना होगा, तो एम भी, देखिए v का डायरेक्शन अपोजिट है, और ये आपका हो जाएगा यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। चूंकि देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे है लाइन ऑफ एक्शन, तो ये होगा आपका एम भी, और ये क्या हो जाएगा r। अब हम लोग नेट देखते हैं यहाँ पर L नेट कितना होगा, L नेट तो कितना होगा L1 प्लस L2 कर देंगे यहाँ पर, तो एम भी दोनों डायरेक्शन एक ही तरह है, इसलिए हम लोग जोड़ सकते हैं डायरेक्ट। ऐसे तो स्केलरली हम लोग नहीं जोड़ते क्योंकि वेक्टर है ये, लेकिन आप यहाँ जोड़ लेंगे आराम से, चूंकि लॉन्ग लाइन है। देखिए यहाँ पर तो ये r प्लस डी और माइनस हो जाएगा आपका एम वी आर, कितना हो जाएगा, देखिए कट जाएगा, एम वी आर प्लस एम वी डी माइनस एम वी आर, देखिए कैंसिल हो जाएगा, और ये होगा एल नेट आपका कितना हो गया एम वी डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग जो रेफरेंस पॉइंट से जो आर लिए उससे वो इंडिपेंडेंट हो गया, जो पहले से दोनों लाइन के बीच में डी है वही देखिए टर्म में आ रहा है एम वी डी। तो यही यहाँ पर प्रूफ करना था आपको, प्रूफ करना था। देखिए लास्ट वाला लाइन हम पढ़ते हैं, सो दैट द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज सेम व्हाट एवर बी द पॉइंट अबाउट विच द एंगुलर मोमेंटम इज टेकन। आप कहीं भी आप रेफरेंस अगर कहीं भी लेते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। 7.8 A non-uniform bar of weight W is suspended at rest by two strings of negligible weight as shown in figure. The angle made by the string with the vertical are 36.9 degree and 53.1 degree respectively. The bar is 2 meter long. Calculate the distance d of the center of gravity of the bar from its left end. देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ है आपको 7.8, बहुत इजी तरीका से देखिए हम लोग बना देंगे इसको। देखिए इस तरह है ये, और ये आपका 2 मीटर है, पूरे 2 मीटर है, देखिए 2 मीटर है, और ये आपका वेट दिखाई दे रहा है, यही डी निकालना है। देखिए इसी डी को आपको निकालना है, और ये आपका 36.9 है तो हम अप्रोक्स ले 37, और ये आपका है 53.1 तो 53 ले। अब ये डी देखिए हम लोग को निकालना है। देखिए बहुत इजी तरीका से होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग मान लें T1, देखिए इसके लॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या होगा, इधर कितना होगा, तो T1 ये देखिए 37 हो जाएगा आपका ये एंगल, T1 cos 37, और ये हो जाएगा T1 sin 37। इधर भी हम लोग कर ले, ये हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा यहाँ पर, इसको मान ले T1 तो इसको ले ले T2, तो T2 cos 53, और इधर कितना हो जाएगा T2 sin 53। तो देखिए अगर हम ऊपर नीचे वेट के हिसाब से बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं सारे फोर्स को, ये W नीचे है वो वेट है ये, और ये ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है ये जो टेंशन का कंपोनेंट है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप इक्वेट कीजिए T1 sin 37, और ये होगा T2 sin 53, कितना हो जाएगा T1 3/5, और ये हो जाएगा T2 4/5।
5 5 कैंसिल हो गया, 3T1 4T2। देखिए एक एक हम लोग का रिलेशन आ गया यहाँ पर। अब देखिए हम लोग टॉर्क के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क ले रहे हैं, इसको वो कर रहे हैं टॉर्क अबाउट ओ। देखिए बहुत आराम से बन जाएगा ये। तो देखिए ये आपका फोर्स है, इसके लिए टॉर्क 0, इसके लिए 0, बस दो ही फोर्स बच जाएगा। अबाउट टेल है तो वेट के लिए भी 0 हो जाएगा। तो कितना होगा टॉर्क T1 cos 37 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है इंटू डी। और देखिए यहाँ पर इसके अबाउट ले लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये बचा तो ये कितना होगा 2 माइनस डी होगा यहाँ पर। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ हो जाएगा T2 cos 53 इंटू 2 माइनस डी। देखिए इजी से बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर T1 बाई T2 रख कर दे हम लोग और ये हो जाएगा आपका 4 बाई cos 37 कितना होगा 4 बाई 5 इंटू डी। और इधर cos 53 चूंकि T2 को हम लोग इधर ला चुके हैं तो 3 बाई 5 और ये हो जाएगा 2 माइनस डी। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब T1 बाई T2 कितना हो जाएगा यहाँ से 4 बाई 3 हो जाएगा। इसको रख दीजिए 4 बाई 3 इंटू 4 और डी और ये हो जाएगा कितना 6 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 3D। ये कितना होगा 16D और ये हो जाएगा 18 और माइनस 9D। ये हो जाएगा 25D, 18 हो गया और D इक्वल टू कितना होगा 18 बाई 25 हो गया। ये मीटर में आएगा 18 बाई 25 इंटू 100 कितना होगा 25 के 100 18 72 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। इस यहाँ से देखिए ये आ जाएगा आपका 72 सेंटीमीटर। देखिए बहुत इजी तरीका है ये। 7.9 A car weighs 1800 kg. The distance between its front and back axles is 1.8 meter. Its center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. Determine the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel. देखिए दोनों दो चक्का होता है। देखिए इसका फिगर आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरह है जो हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए इस तरह, देखिए इस तरह है और ये आपका दिया हुआ है 1.8 मीटर, 1.8 मीटर दिया हुआ है। यहां से हम लोग ले ले R1 रिएक्शन फोर्स R2 और दिया हुआ है आपका वेट कहाँ लग रहा है आपका। देखिए वेट लग रहा है 1.05 बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। अगर मान लीजिए किसी तरह मान सकते हैं फ्रंट, इसको अगर मान लिया हम लोग तो ये आपका 1.0 यहाँ पर ले लें क्योंकि ज़्यादा हो गया इधर 1.05 मीटर हो गया। देखिए यहाँ पर ये आपका वेट हम दिखा दें। हाँ उसके बाद फोर्स निकालना है तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर R1 प्लस R2 ये आपका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है आपका 1800 जी हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर R1 प्लस R2 1800 जी हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसी के अबाउट हम लोग जो है ना P पॉइंट मान लें, इसी के अबाउट टॉर्क लेंगे तो ये आपका है 1.05 कितना होगा पूरा है 1.80 1.05 तो 57 पॉइंट तो ये हो जाएगा आपका 0.75 मीटर हो जाएगा। देखिए अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते हैं, टॉर्क के अबाउट P लेते हैं। देखिए तो आप देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इक्वेट कर ले हम लोग तो R1 इंटू 0.75 और ये हो जाएगा आपका R2 इंटू 1.05। पॉइंट हटा दीजिए 100, इसको पॉइंट 100 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 15 75 5 2 21 बार में 3 5 3 7 21 कितना होगा 5R1 और ये हो जाएगा आपका 7R2। इक्वेशन एक यहाँ है एक यहाँ है तो आप निकाल सकते हैं। R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 का हो जाएगा 7R2 बाई 5। यहाँ से आ जाइए कितना हो जाएगा 7R2 बाई 5 प्लस R2 और 1800 हो गए।
12 1800 हो गया आपका। 1800 जी छूट रहा है यहाँ पर, ये जी है ना, और ये भी जी। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए R2 कितना होगा 1800, और जी को 9.8 रख दें, 5 रख दें इधर, और ये होगा 12। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है आपका, इसका आ जाएगा आपको, इसका आ जाएगा 7350, 7350 हो जाएगा आपका न्यूटन। लेकिन ये आंसर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपका वन व्हील पर निकालना है, वन व्हील पर निकालना है। तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना होगा 7350/2, तो कितना आ जाएगा 2 3 6, 3675 न्यूटन, 75 न्यूटन। देखिए डिवाइड करके देख लीजिए। अब जो है R1 का वैल्यू निकालने हम लोग, देखिए R1 है 7R2/5, तो 7/5 और ये होगा 7350, ये आ जाएगा आपका कितना होगा 10,290, 10,290 न्यूटन आ जाएगा। इसको भी वन व्हील पर निकालिए, वन व्हील के लिए 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा 5145 न्यूटन। देखिए बहुत इजी तरीका है। देखिए